नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। तो पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। सबसे पहले बात मेधावी छात्राओं की फ्री स्कूटी योजना और उसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में अपने ही लोगों के तीर तंज की। सीएम योगी ने छात्राओं के लिए एक शानदार योजना बनाई, लेकिन प्रदेश सरकार की इस योजना को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भरे मंच से ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्यपाल का बयान आया तो मंत्री असीम अरुण भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठाए। कोई और कहता तो चल जाता, लेकिन यहां पर हमला विपक्ष नहीं, खुद राज्यपाल और अपनी ही सरकार के मंत्री कर रहे हैं। ऐसे में आज ये चर्चा लाजिमी है कि क्या सिस्टम में सब कुछ ठीक है। छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी की घोषणा भाजपा ने 2022 के चुनाव के दौरान की थी। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र यानी लोक कल्याण संकल्प पत्र में यह वादा शामिल था। हालांकि 3 साल तक स्कूटी योजना फाइलों में ही एक मेज से दूसरी मेज पर चलती रही। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे साल में जब बजट पेश हुआ, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट, तब स्कूटी योजना परवान चढ़ी और फिर बीती 21 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दे दी गई। चलिए, कम से कम चुनावी साल में योजना जमीन पर तो उतरी। वोट पड़ने तक मेधावी छात्राओं को स्कूटी बंट भी जाएंगी, लेकिन इस योजना की पात्रता शर्तों और देरी को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तीखी टिप्पणी और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक प्रशासनिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। दोनों ने स्कूटी योजना में अफसरों के फाइलिया खेल की पोल खोल दी। राज्यपाल ने जहां योजना को अव्यवहारिक और शहर केंद्रित बताते हुए आईएएस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, वहीं सरकार के मंत्री असीम अरुण ने खुलकर कहा कि समस्या व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की है। यह घटना सिर्फ एक योजना की देरी नहीं, बल्कि योगी सरकार की कल्याणकारी घोषणाओं और जमीन पर उनके क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई को उजागर करती है। दोनों के बयानों का संदेश यह है कि शासन की सर्वोच्च संस्थाओं के भीतर भी सरकारी मशीनरी की कार्य प्रणाली को लेकर संतोष नहीं है। स्कूटी योजना का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल सामान्यतः नीतिगत मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से बचती हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में उच्च शिक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के लिए बजट भी उपलब्ध कराया, लेकिन करीब 15 महीने बीत जाने के बाद भी पात्रता के नियम स्पष्ट रूप से तय नहीं हो पाए। पंचम तल के सूत्रों की माने तो मई 2026 में जब मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ था तो उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी पात्रता मानदंड बताने में भी असमर्थ रहे। इससे पहले यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास पहुंचा तो उन्होंने पात्रता की शर्तों पर सवाल उठाते हुए इसे व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता जताई। बाद में सरकार ने स्कूटी योजना में जरूरी संशोधन किए और उसके बाद कैबिनेट से योजना को मंजूरी दिलाकर आगे बढ़ाया गया। घटनाक्रम से साफ है कि प्रारंभिक स्तर पर नीति निर्माण और फाइलों की जांच परख में कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई। तभी 6 जुलाई 2026 यानी कुछ दिनों पहले अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने इस योजना को लेकर सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योजना घोषित करते हैं और बजट देते हैं, लेकिन नियम बनाने की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों की है। राज्यपाल ने आईएएस अफसरों को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल भी किया, 1 साल से नियम क्यों नहीं बने, आपने क्या किया? उन्होंने अपर मुख्य सचिव पर फाइलें इधर से उधर घुमाने का आरोप लगाया। पंचम तल के सूत्र बताते हैं कि सबसे बड़ी आपत्ति 90% अंक की प्रस्तावित शर्त को लेकर थी। राज्यपाल ने साफ कहा कि यह शर्त शहरी निजी स्कूलों और कोचिंग वाले बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को फायदा पहुंचाएगी। रिमोट गांव में रहने वाली वो बेटियां जो दूर दूर से पढ़ने जाती हैं, क्या वो 90% अंक ला पाएंगी? राज्यपाल की बात बिल्कुल साफ थी, फायदा उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें वास्तव में जरूरत है, ना कि उनको जिनके पास पहले से ही संसाधन है। राज्यपाल के इस बयान के बाद 19 जुलाई को समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर नौकरशाही बनाम जनप्रतिनिधियों की बहस को फिर से हवा दे दी।
उन्होंने राज्यपाल की असंतुष्टि को पूरी तरह उचित बताया और कहा कि समस्या व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। उन्होंने लिखा कि जब तक सरकारी नीतियां सिर्फ फाइलों और कागजों में खूबसूरत दिखेंगी और जमीन स्तर पर लागू होने लायक नहीं होंगी, तब तक लोक कल्याण का वास्तविक उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए स्टील फ्रेम नहीं बल्कि लचीले, तेज और जवाबदेह कार्बन फाइबर जैसे सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने यूपीएससी भर्ती प्रणाली, विशेषज्ञता की कमी, पोस्टिंग में रुचि, योग्यता की अनदेखी और लेटरल एंट्री की जरूरत पर भी सवाल उठाए। मंत्री असीम अरुण ने जिस अंदाज में प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, उससे चर्चा तेज हो गई है कि क्या मंत्री अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को लागू कराने में नौकरशाही से अपेक्षित सहयोग नहीं पा रहे। जब सरकार का एक ही मंत्री सार्वजनिक मंच से व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो यह केवल व्यक्तिगत असंतोष नहीं बल्कि प्रशासनिक समन्वय की स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोनों घटनाओं को एक साथ रख कर देखें तो कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। पहला, अगर मुख्यमंत्री खुद योजना घोषित करते हैं और बजट देते हैं तो 15 महीने तक नियम क्यों नहीं बन पाए? क्या नेताओं का ब्यूरोक्रेसी पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है या फिर योजना को सिर्फ घोषणा का विषय बनाकर छोड़ दिया गया? दूसरा, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद से इतनी खुलकर आलोचना और उसी सरकार के मंत्री की तरफ से उनका समर्थन असामान्य है। यह दर्शाता है कि प्रशासनिक मशीनरी के अंदर असंतोष जब बाहर आ रहा है तो क्या होगा। असीम अरुण खुद एक पूर्व नौकरशाह हैं, वीआरएस लेकर चुनाव लड़े और मंत्री बने हैं। उनका पोस्ट इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो सिस्टम की कमजोरियों को अंदर से जानते हैं। तीसरा, स्कूटी योजना जैसी स्कीमें गरीब और ग्रामीण छात्राओं के लिए लाई जाती हैं, लेकिन उनकी पात्रता शर्तें ऐसी बनाई जाती हैं कि लाभ शहरों के संसाधन संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाए। और यह पैटर्न सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है। तमाम योजनाएं फाइलों में तो अच्छी दिखती हैं लेकिन धरातल पर अधूरी। चौथी वजह है नौकरशाही का स्टील फ्रेम मॉडल। आजादी के बाद से चली आ रही व्यवस्था है, लेकिन जब एक ही सरकार के अंदर से इस मॉडल पर सवाल उठने लगे तो यह संकेत है कि व्यवस्था बदलाव की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की पहचान तेज फैसलों और सख्त प्रशासन के रूप में मानी जाती है। ऐसे में सत्ता के भीतर से ही ब्यूरोक्रेसी पर उठ रहे सवाल स्वाभाविक रूप से अधिक गंभीर माने जा रहे हैं। विपक्ष को ऐसे मामलों में सरकार को घेरने का मौका मिलता है क्योंकि जब सवाल सरकार के अपने संवैधानिक पदों और मंत्रियों की ओर से उठ रहे हैं तो उनका राजनीतिक प्रभाव अधिक व्यापक होता है। राज्यपाल और मंत्री दोनों ने जो सवाल उठाए हैं वो जायज हैं, लेकिन असली परीक्षा अब सरकार की है। क्या सिर्फ आंदोलन करके बात खत्म हो जाएगी? स्कूटी योजना तो बन गई, लेकिन क्या बाकी योजनाओं के नियमों को व्यवहारिक बनाया जाएगा? क्या भर्ती और पोस्टिंग व्यवस्था में ठोस सुधार आएंगे? फिलहाल इतना साफ है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर उठे ये सवाल विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि सत्ता और व्यवस्था के भीतर से आए हैं। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को सामान्य राजनीतिक बयानबाजी से अलग बनाती है। यूपी जैसी बड़ी व्यवस्था में नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व का तालमेल ही योजनाओं को जमीन पर उतार सकता है। अगर यह तालमेल टूटा हुआ है तो सिर्फ एक दो पोस्ट या भाषण से समस्या हल नहीं होगी। जनता नतीजे चाहती है, ना कि फाइलों में घूमते हुए प्रस्ताव। सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों को अब जवाब देना होगा कि क्या फाइलें सिर्फ घूमती रहेंगी या वाकई लोक कल्याण की दिशा में काम होगा। पंचम तल में अब चर्चा आईएएस रिंकू सिंह राही की उस चिट्ठी की जिसकी वजह से यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में है। वो चिट्ठी जिसने ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सिस्टम पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उस चिट्ठी में ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तौर तरीकों, राजनीतिक हस्तक्षेप और सुशासन के दावों का जिक्र करते हुए एक आईएएस अफसर ने अपने कैरियर को बर्बाद ना करने की दुहाई दी है। रिंकू सिंह राही 2023 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अफसर हैं। जालौन में एसडीएम न्यायिक पद पर तैनात थे। इससे पहले वो पीसीएस अफसर थे। कुछ दिन पहले रिंकू सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। किसी तरह वो बवाल शांत हुआ तो अब उन्होंने चिट्ठी लिखकर एक और विवाद खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह राही ईमानदार और बोल्ड अधिकारी हैं, नियम कानून से चलते हैं, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, अपनी बात खुलकर कहने की हिम्मत रखते हैं। यही वजह है नियुक्ति कार्मिक विभाग को मिली उनकी 5-6 पन्ने की चिट्ठी ने तूफान खड़ा कर दिया है।
चिट्ठी में रिंकू सिंह राही ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी की बखिया उधेड़ दी है। आईएएस रिंकू सिंह की यह चिट्ठी बता रही है कि सरकारी सिस्टम में ईमानदारी से काम करना कितना मुश्किल है। वो लिखते हैं, आम जनता के हित और सरकारी कामों की निरंतरता के लिए कई मौकों पर व्यक्तिगत मान्यताओं और अंतर आत्मा के प्रतिकूल व्यवहारिक संतुलन अपनाने का प्रयास किया। विधायक गौरी शंकर वर्मा के सामने डीएम, जो जालौन के डीएम थे, उनकी बात हो रही है। आदेश दिया, डीएम साहब ने आदेश दिया कि तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामलों में कोई कार्रवाई ना की जाए। इस आदेश की उपेक्षा की जगह मैंने यानी रिंकू सिंह ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने प्राप्त शिकायतों पर ही नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि शिकायतें बढ़ने लगीं और जब शिकायतें बढ़ी तो शिकायतों का फर्जी निस्तारण होने लगा। रिंकू सिंह लिख रहे हैं कि जनपद की रैंक चमकाने के लिए आईजीआरएस और एंटी भू माफिया के मामलों का फर्जी निस्तारण करा जा रहा था और उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसका भी रास्ता उन्होंने निकाला, लेकिन मना कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नाम से अवैध कब्जे की जांच को लेकर ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन ने साजिश करके विवाद किया, जिसके चलते उनका तबादला कर दिया गया। यह सब रिंकू सिंह ने चिट्ठी में लिखा है। उन्होंने लिखा, ईमानदारी अधिकारी के साथ जब ऐसा होता है तो अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति तो और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। रिंकू सिंह ने पहले भी कहा था, काम नहीं तो वेतन नहीं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि एसडीएम न्यायिक के तौर पर कोर्ट में उन्हें सिर्फ 2 घंटे काम करना होता है और कोर्ट के बाहर फाइल्स को समझने या कानूनी कार्य करने के लिए 4 घंटे और लग जाते हैं। अगर रोज के काम के 8 घंटे माने जाए तो भी ये 50% ही है, 50%। रिंकू सिंह राही ने लिखा कि अभी वो आधा ही काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वेतन भी आधा ही दिया जाए। रिंकू सिंह ने चिट्ठी में डीएम के जनता दर्शन की भी पोल पट्टी खोली है। उन्होंने लिखा कि जनता दर्शन में डीएम साहब शिकायतों के निस्तारण का दिखावा करते हैं, जिससे अंतर्मन को ठेस पहुंचती है। इसीलिए डीएम साहब के साथ जनता दर्शन में समय गुजारना खुद को धोखा देना है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि जब नौकरी के शुरुआती दौर में ही एक तहसील जैसे छोटे से प्रशासनिक क्षेत्र में नियमित एसडीएम के रूप में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आगे क्या मौके मिलेंगे। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि भविष्य में सीडीओ, नगर आयुक्त या डीएम जैसे पदों के लिए मेरी उपयोगिता के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। यानी रिंकू सिंह ना डीएम बन सकते हैं, ना सीडीओ, ना नगर आयुक्त। उन्होंने कहा, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करो भाई, लेकिन संभव हो तो सीखने के लिए जालौन की किसी तहसील में नियमानुसार एसडीएम के पद पर तैनात कर दो, और अगर यह संभव नहीं है तो मेरा कैडर ही बदल दो, यानी यूपी कैडर की जगह आईएएस किसी दूसरे कैडर का बना दो। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है अभी। फिलहाल उन्होंने जुलाई 2026 से आधा वेतन देने की ही मांग की है। रिंकू सिंह की यह चिट्ठी अब यूपी की ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। रिंकू सिंह राही पहले भी ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चर्चा में रहे हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सुझाव भी दिए हैं कि प्रशासन का मकसद केवल शिकायतों का निस्तारण नहीं, बल्कि समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए। चिट्ठी में उन्होंने सोशल ऑडिट, सरकारी जमीनों का बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने जैसे उपायों पर जोर दिया है। यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि क्या यूपी का सरकारी तंत्र ईमानदार अधिकारियों को काम करने का पूरा मौका देता है, या फिर दबाव और हस्तक्षेप उन्हें हाशिए पर ढकेल देता है। राही की चिट्ठी यूपी की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। यह चिट्ठी ब्यूरोक्रेसी की कार्य संस्कृति, राजनीतिक हस्तक्षेप और सुशासन के दावों पर सीधा सवाल उठाती है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी की ब्यूरोक्रेसी में काम का मूल्यांकन निष्ठा और क्षमता से होता है या सुविधा और जुगाड़ से? क्या एक अधिकारी को काम मांगने के लिए इस्तीफे की धमकी देनी पड़ेगी? और अगर बिना काम वेतन नहीं का सिद्धांत सभी अधिकारियों पर लागू हो जाए तो कितने दफ्तरों में सन्नाटा पसर जाएगा। हालांकि चिट्ठी पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसके प्रभाव चाहे वो अल्पकालिक हो या दूरगामी, समझना जरूरी है। चिट्ठी में जिस तरह से सिस्टम के अंदरूनी तंत्र को निशाना बनाया गया है, उससे संबंधित अधिकारियों में असहजता बढ़ी है। ब्यूरोक्रेसी में ऐसे खुले आरोप दुर्लभ हैं, खासकर एक युवा आईएएस अधिकारी की तरफ से। इससे ईमानदारी बनाम सिस्टम की पुरानी बहस फिर से गर्मा गई है। रिंकू सिंह ने चिट्ठी में जो भी लिखा वो युवा अफसरों को भी मुखर बना सकता है।
कई ऐसे अफसर हैं जो ईमानदार हैं और सिस्टम से परेशान हैं लेकिन चुप रहते हैं, वो भी आवाज उठा सकते हैं। उनका 4 घंटे काम तो आधी सैलरी वाला तर्क नैतिकता का मुद्दा उठाता है। भविष्य में इससे पोस्टिंग पॉलिसी, अटैचमेंट और अकाउंटेबिलिटी के सवाल पर आंतरिक चर्चा को बढ़ावा मिल सकता है। चिट्ठी के राजनीतिक गलियारों में असर की चर्चा भी बहुत जरूरी है। रिंकू सिंह राही ने जिस तरह चिट्ठी में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा नेताओं का जिक्र किया है, उससे मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है। विपक्ष, खासकर सपा और कांग्रेस, इस चिट्ठी को ईमानदार अधिकारियों को हाशिए पर रखने और राजनीतिक हस्तक्षेप के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी जब राही ने इस्तीफा दिया था, तब विपक्ष ने राष्ट्रपति तक से अपील की थी। राही की चिट्ठी यूपी सरकार के डबल इंजन और सुशासन के दावों पर भी चोट करती है। जरा सोचिए, एक आईएएस अधिकारी का यह कहना कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, सोशल ऑडिट और परमानेंट सॉल्यूशन की जगह फर्जी निस्तारण और दबाव चलता है, तो फिर सुशासन बाकी कहां रहा? मीडिया और सोशल मीडिया में यह चर्चा सरकार की इमेज को डेंट पहुंचा रही है। रिंकू सिंह की मांग है कि उन्हें उचित फील्ड पोस्टिंग दी जाए। सरकार उन्हें अच्छी जगह तैनात करके ईमानदार अधिकारियों को इंपॉर्टेंस देने का एक मैसेज दे सकती है, या फिर उनके आरोपों को व्यक्तिगत बताकर अनदेखा भी किया जा सकता है। लेकिन रिंकू सिंह की इस चिट्ठी ने, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लंबे समय तक यह सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। अगर रिंकू सिंह का कैडर बदलने पर विचार होता है, जैसा कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में इच्छा जताई है, तो सरकार का यह कदम विवाद को और भड़का सकता है। रिंकू सिंह ने इससे पहले भी चिट्ठी लिखकर सिस्टम पर सवाल उठाए थे, और उनके लगातार ऐसे सवाल ब्यूरोक्रेसी की स्टील फ्रेम वाली इमेज को चुनौती दे रहे हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी में प्रशासनिक सुधार की मांग बढ़ सकती है। जनता में धारणा मजबूत हो सकती है कि सिस्टम ईमानदारी को सम्मान नहीं देता। फिलहाल रिंकू सिंह की चिट्ठी ने ब्यूरोक्रेसी में हलचल बढ़ाने के साथ ही सरकार पर नैतिक राजनीतिक दबाव पैदा कर दिया है। शासन इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगर इसे अनदेखा किया जाता है तो रिंकू सिंह की चिट्ठी, जो आज चर्चा में कम है, बड़े विवाद का रूप ले सकती है। और अगर पॉजिटिव कदम उठाए गए तो एक स्वस्थ बहस की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें नियुक्ति विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय पर टिकी हुई हैं। अब बात उस शख्स की जो बीते 9 साल से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परछाई बना हुआ है, हर वक्त उनके दाएं बाएं नजर आता है। वो शख्स जो अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर कसौटी पर खरा उतरा है, जो मुख्यमंत्री का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार है। ट्रांसफर पोस्टिंग, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी सलाह को महत्व दिया जाता है। संवेदनशील मुद्दों पर उनकी राय का वजन होता है। नाम है अवनीश अवस्थी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और मुख्यमंत्री के सलाहकार। इसमें कोई संदेह नहीं कि योगी दरबार में आज भी अवनीश अवस्थी का जलवा जलाल है। लेकिन फिर से उनकी चर्चा क्यों हो रही है, यह आगे की कहानी में बता रहा हूं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आमोत्सव का आयोजन हुआ। चुनावी माहौल है, मीडिया से संवाद, समन्वय और साथ जरूरी है। ऐसे में आमोत्सव के बहाने मुख्यमंत्री ने यूपी के चुनिंदा पत्रकारों को अपने आवास पर बुलाया, सबसे व्यक्तिगत बातचीत की। और मैं ये भी बता दूं कि आमोत्सव या आम की दावत बिल्कुल भी आम नहीं थी। इस बहाने सरकार और नौकरशाही प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों की नब्ज टटोल रही थी। चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा लगाया जा रहा था। पत्रकारों के मन में क्या है, यह समझने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आम की दावत में चर्चा आम से कहीं ज्यादा हो रही है मुख्यमंत्री के खास अवनीश अवस्थी की, क्योंकि आम की दावत से वो राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश निकला जिसने सत्ता के गलियारों में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी की ताकत का एहसास करा दिया। अवस्थी जी भले ही रिटायर हो चुके हों, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी मौजूदगी आज भी पहले जैसी मजबूत और प्रभावशाली बनी हुई है। आम की दावत में मुख्यमंत्री के साथ उनकी सहज मौजूदगी और संवाद ने एक बार फिर सबको यह संकेत दिया है कि उनके इस अनुभव की ये पारी, इसका असर अभी खत्म नहीं हुआ।
तो मुख्यमंत्री आवास पर चुनिंदा पत्रकारों के लिए आयोजित आमोत्सव में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनके साथ अवनीश अवस्थी, एसीएस होम, संजय प्रसाद, सुरेंद्र सिंह, अनुज सिंह, विशाल सिंह, अरविंद मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अवनीश अवस्थी पीछे की कुर्सी पर बैठे थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत शुरू की। कुछ ही मिनट हुए थे कि वो दिलचस्प प्रकरण हुआ जिसकी चर्चा पंचम तल से लेकर अनुभाग के दफ्तरों तक हो रही है। मुख्यमंत्री ने अवस्थी जी को पीछे बैठे देखा तो आवाज लगाई, अरे कुर्सी लेकर आगे आइए। मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या पत्रकारों को आप अपना नहीं मानते? फिर उन्होंने पत्रकारों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अरे आप लोग अवस्थी जी को अपना मानते हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री की इस बात पर पत्रकार हंसे और बोले, अरे अवस्थी जी तो अपने बड़े भाई हैं। इसी बीच किसी ने सुझाव दे दिया कि महाराज जी, इनको राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाना चाहिए, वैकेंसी आई है। खैर, अवस्थी जी की कुर्सी आगे आई तो जलवा भी आगे आया। गंभीर चर्चाओं से माहौल थोड़ा हल्का हुआ। आम सबने खाए, लेकिन सबसे मीठा लम्हा वही था जब सीएम ने अपने सलाहकार को सिर्फ सलाहकार नहीं, अपना मानकर उनकी कुर्सी आगे करवाई। मुख्यमंत्री ने आगे मुस्कुराते हुए कहा कि अवस्थी जी अभी मेरे साथ मीटिंग में थे, इसलिए पैंट शर्ट में हैं, नहीं तो इस समय घर पर धोती कुर्ता में होते और एक टीका लगाए होते। यहां मुख्यमंत्री जी की बातों के पीछे का इशारा कुछ समझने वाला है। मुख्यमंत्री ने अवनीश अवस्थी की वफादारी का गुणगान किया और उनकी नई संभावित भूमिका की तरफ भी इशारा किया। सत्ता के जानकार भी मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को मात्र हास परिहास नहीं मान रहे। नौकरशाही के गलियारों में इसे इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज भी अवनीश अवस्थी को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में गिनते हैं। राम मंदिर से जुड़े दायित्वों की ओर हल्के फुल्के अंदाज में किया गया उनका इशारा भी चर्चा का विषय बन गया। क्या अवनीश अवस्थी राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ हो सकते हैं? इसकी भी सुगबुगाहट होने लगी है। अब यूपी में यही सवाल घूम रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर किसी अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री की बातचीत, बैठकों और सार्वजनिक आयोजन में इतनी सहजता से आता है तो क्या यह संदेश सिर्फ एक व्यक्ति के लिए था या फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए? फिलहाल जिस तरह आमोत्सव में आम की मिठास से ज्यादा चर्चा अवस्थी फैक्टर की रही, सत्ता के गलियारों में संदेश साफ पढ़ा गया कि कुछ रिश्ते सरकारी सेवा के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि भरोसे की बुनियाद पर और मजबूत हो जाते हैं। चुनाव से पहले की यह गपशप बता गई कि सत्ता का असली केंद्र कौन है। फाइलें बदल जाती हैं, अफसर बदल जाते हैं, कुर्सियां बदल जाती हैं, लेकिन अवस्थी फैक्टर आज भी योगी सरकार में फुल एक्टिव मोड में है, आगे भी रहेगा। तो फिलहाल आज के पंचम तल में इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और रोचक खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आज की खबर।